नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो देश के 75वें आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 30वें हुनर हाट का शुभारंभ देहरादून के स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। यह मेला देहरादून में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम का मकसद देश भर में हुनर को एक मंच के माध्यम से पहचान देना है, जिसमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। साथ ही आपको बता दें कि अमृत उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश और अलग अलग राज्यों से आए हुनरमंद लोगों ने स्टॉल के माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। लगभग 30 राज्यों से यहाँ पर हमारे सभी हुनरमंद आए हुए हैं, सभी कारीगर आए हुए हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, वो इस प्रकार के जो हाट बाजार हमारे लगते हैं उनसे उन सभी को एक अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका काम है, उसको दिखाने का अवसर मिलता है। उनके लिए एक बाजार मिलता है, अपने उत्पाद को मार्केट में लाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। और साथ ही साथ मैंने आज माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प के ऐसे कारीगर, ऐसे हुनरमंद, हमारे ट्राइबल्स के लोग जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं। उन सबको भी जो है आप भारत के अंदर जो बड़े बाजार हैं वो बाजार आप दिलाएंगे, तो आपने मुझे पूरा आश्वस्त किया है। मैं आज सभी का, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, माननीय मंत्री जी का और हमारे आए हुए सभी हुनरमंदों का, सभी का यहाँ पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं की, बल्कि साकार भी कर दिखाया है। और उसके कारण जो लोकल प्रोडक्ट हैं, लोकल कारीगर हैं, जहां हमारी संस्कृति, हमारा कारोबार, हमारी कारीगरी समाप्त होती दिख रही थी, आज उसको पुनः मौका मिला है, अवसर मिला है। उससे रोजगार के भी साधन उपलब्ध हुए हैं, बढ़े हैं और साथ साथ लोकल प्रोडक्ट भी। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम खड़े हुए हैं। उसके लिए तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नकवी जी द्वारा ये देहरादून चुना, तो उसके लिए उनको धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। और साथ में यह भी है कि यहाँ का जो स्टेट के भी कारीगर हैं, यहाँ का उत्पाद है, वो सारा उनको भी अवसर मौका अन्य राज्यों में देंगे। तो उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों दो बड़े चेहरे इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और हरीश रावत की। सुनते हैं दोनों नेताओं का बयान फिलहाल। और कांग्रेस विकल्प नहीं है। हरीश रावत जी बहुत मेहनती हैं, अच्छे आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बता देना किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा तो कौन कहाँ से लड़ रहा है पता है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूँ, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद ही उस लहर में डूब जाए। तो मैं आज उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई बड़े लोकप्रिय नेता हो कांग्रेस के, बता दो तो कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हो। एक विधानसभा से लड़ रहे हो कि 2 विधानसभा से लड़ रहे हो, पता चल जाएगा आप। सर आप आश्वस्त हैं कि 9 के 9 जो लोग यदि जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं वो वहीं से लड़ जाओ। यदि वो कहीं से लड़ रहे हैं तो हम स्वयंभू नहीं है, हमारी पार्टी तय करेगी कहाँ से। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इसी बीच उत्तराखंड के देहरादून पहुंचकर धर्मपुर क्षेत्र के बन्नू स्कूल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही एनबी न्यूज संवाददाता हरीश खनेड़ा ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से जानकारी ली। शनिवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तराखंड में होना है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियों को लेकर के। बंसल साहब, क्या कुछ तैयारी रहेगी? कल अमित शाह जी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। पूरी तरह तैयारी है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, 370 को खत्म करना, 3 तलाक, सीएए, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कानून जिनकी देश की जनता को लंबे समय से मांग थी, उन सबको
सहज तरीके से पूरा करने का काम दृढ़ निश्चय लेकर जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में, जनता में व्यापक उत्साह है। उनका जो यहाँ कर कार्यक्रम होगा, घिसियारी योजना की लॉन्चिंग होगी और जो 900 के लगभग 965 पैक्स हैं, उनके कंप्यूटराइजेशन का भी लॉन्चिंग होगा। ये बहुत बड़ा सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। इसको लेकर के बहुत उत्साह है। माताओं बहनों के जो कष्ट है, जिनको घास लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था, उनके कष्ट को कम करने के लिए अब उनको पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। उसके कारण जो दुर्घटनाएं होती थी वो रुकेंगी और पोषण युक्त जानवरों के लिए आहार स्लाइस के रूप में उनको यहीं पर प्राप्त होगा, उनके घर के आसपास। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी और माताओं बहनों के सशक्तिकरण करने वाली, उनके कष्ट को कम करने वाली योजना। रैली का भी आयोजन होना है, क्या कुछ रहेगा रैली में? यहीं पर सब लोग रहेंगे, उनके संदेश को सुनेंगे। हमारे गृह मंत्री जी यशस्वी को हमारे सब कार्यकर्ता और जनता देखना और सुनना दोनों चाहती है, तो इसलिए वो यहाँ पर आएंगे। बैठक भी होनी है कोर कमेटी की, या चुनाव भी नजदीक है, किस तरह की उसको तैयारी लेकर कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें भी जो आगे की चुनाव की रणनीति होगी उस पर भी चर्चा होगी। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? एक ही दिन का कार्यक्रम है, सायंकाल वो चले जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि अब चुनाव है, चुनाव को लेकर के अब तैयारियां की जा रही हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में भी अमित शाह का दौरा है, उसी को लेकर के कल वो देहरादून में रहेंगे। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, AMP न्यूज। तो आज सीएम का चेहरा कहलाने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल झबरेड़ा पहुंचे, जहां कर्नल अजय कोठियाल ने तिरंगा यात्रा निकाली और झबरेड़ा की जनता को संदेश दिया। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि आज हम जनता के बीच लोगों के विचार और राय जानने के लिए जा रहे हैं और आज झबरेड़ा विधानसभा में परिवर्तन का आगाज हो चुका है और जल्द ही सरकार बनते ही ये सबके सामने होगा। देखो, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है, जनता को समझा रही है कि हम किस तरीके से जब पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो उन मुद्दों को कामयाब करके दिखाएंगे जो आंदोलन के टाइम पे, जब उत्तराखंड अलग हुआ आंदोलन के बाद में, और जो जनता की इच्छाएं थी और जो जरूरत थी। साथ में आम आदमी पार्टी लोगों से जब मिल रही है तो उनके सुझाव भी ले रही है और इन्हीं सुझावों को लेकर के जो हमारा इलेक्शन लड़ने से पहले जो मैनिफेस्टो होगा उसमें जनता। तो वहीं खबर बाजपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने मिनी स्टेडियम को जल्द कोच उपलब्ध कराने की बात भी कही है। बता दें कि बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बना मिनी खेल स्टेडियम लंबे समय से लोकार्पण का इंतजार कर रहा था। मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण न होने से क्षेत्र के युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी युवाओं द्वारा लगातार कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण होने में देरी हुई है, लेकिन अब खेल स्टेडियम को जल्द ही विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा। पहले ही कोविड की वजह से हम इसमें काफ़ी लेट हो गए हैं और तत्काल सचिव को, डायरेक्टर को मैंने निर्देश दे दिया है कि इस प्लेटफॉर्म को हैंडओवर भी करना है बिल्कुल से, और तत्काल जो ट्रेनिंग वाला काम जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है, प्रॉपर कोच की तैनाती करके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और हैंडओवर वाली कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। देखिए, अभी तो स्टार्टिंग में एक ही कोच आएगा जो वो कई विषयों का होगा। बेसिक जो कोच होते हैं बच्चों की, छोटी उम्र के बच्चों को, उनको मोटिवेट करेगा और बाद में जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो खबर हल्द्वानी से, जहां पर इंदिरा विकास संकल्प के आज तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पंचक्की चौराहे से मुखानी चौराहे तक पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत सुमित हृदयेश का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। महिलाओं संग युवाओं और बुजुर्गों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को नम आंखों से याद किया। यात्रा के तहत सुमित हृदयेश ने वार्ड के लोगों से भरोसा दिलाते हुए कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के किए गए विकास कार्यों को वो आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि इंदिरा विकास संकल्प यात्रा में सुमित हृदयेश हल्द्वानी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जाकर व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं।
तीसरा चरण हमने प्रारंभ करा है, क्योंकि बीच में कार्यक्रम आ गए थे, फिर आपदा आई, तो इसलिए स्थगित करना पड़ा कुछ दिनों तक। लेकिन अब ये 2 दिन हमारे पास, ये 2 दिन का अवसर है जब हम ये यात्रा को पुनः वार्ड 48, 39 और 50 में हम निकाल रहे हैं। और देखिए, संकल्प वही है, इंदिरा जी का जो विकास की सोच है, जो उनके कौशल थे, जो उनकी क्षमताएँ थी, उसको हमें दोबारा इन चीज़ों को, इन विचारों को पुनर्जीवित रखना है। क्योंकि आवश्यकता ये हो चुकी है कि समय बदल गया है, आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके क्षेत्रवासी हैं, उनको जिन चीज़ों की अच्छी आदतें थी कि विकास हमारे क्षेत्र में हमेशा होगा, जब इंदिरा जी थी, कि हमेशा वो उपलब्ध रहेंगी हमारे लिए, कभी भी उनके घर हम जाएं। तो खबर देहरादून से, जहां पर गुर्जर महासभा ने बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को प्रदेश में मंत्री बनाने की मांग की है। विधायक चैंपियन की मौजूदगी में चैंपियन को सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की गई है। विधायक के सामने ही जमकर उनकी तारीफ कर सरकार को गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि चैंपियन को मंत्री नहीं बनाया जाता तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि विजय बहुगुणा हमारे नेता हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी को मजबूत करो, वो हम कर रहे हैं। खुद चैंपियन भी मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी समाज के विधायक को मंत्री बनाया जाए तो किसान आंदोलन को थामा जा सकता है। हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया और नेता होने के नाते मैं भी गया। और विजय बहुगुणा जी का साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, दिन और रात काम करो भारतीय जनता पार्टी में। आरक सिंह के साथ आपकी कैसे संबंध है? मेरे भाई हैं। आपने आरोप लगाया श्रमिकों के पंजीकरण को लेकर। भाई साहब, ये तो एक कुनबा है, देखो परिवार है, बर्तन है, खड़कते रहते हैं, लेकिन है तो उत्तराखंड में पिछले दिनों आई आपदा से जहां सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं रोजगार का एक बड़ा हब कहे जाने वाले पर्यटन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि 2 साल से कोविड काल के बाद पर्यटन को पंख लगने थे, लेकिन अचानक इस आपदा से स्थिति फिलहाल बिगड़ने लगी है। होटल मालिकों का कहना है कि अभी बहुत ही कम पर्यटक आ रहे हैं। इस आपदा से 70 से 80% नुकसान हो गया है। पर्यटकों की काफ़ी बड़ी संख्या में जो अक्टूबर में, सितंबर में आने शुरू हो गए थे, परंतु दोबारा आप देखेंगे कि जो अनटाइमली हमारे यहाँ इस बार एक बारिश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी जगह लैंडस्लाइड और आपदाओं के केसेस हुए, तो उसकी वजह से पर्यटकों में एक तो जो हमारे रोड हैं और हमारी जो सड़कें हैं वो टूट फूट गई हैं, तो उसकी वजह से उनमें एक तो डिटरेंस हो गया है। दूसरी वजह से इसमें आप देखेंगे कि इससे काफ़ी 60 से 70% हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है, जिससे वापस से हमारा पर्यटन का जो व्यवसाय है प्रभावित हुआ है। परंतु मुझे लगता है कि उत्तराखंड में दोबारा से स्थितियाँ, देखिए जो नुकसान पर्यटन को हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 70 से 80% इस वक्त जो टूरिस्ट है उसका जो आगमन है वो रुक चुका है और बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं। और ये तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर किछा पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 1 महीने के अंतराल में किछा पुलिस ने दर्जनों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उन पर शिकंजा कसा है। उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही। किछा पुलिस की कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को भी किछा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। किछा पुलिस ने करीब 22 लाख कीमत के अवैध स्मैक अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। ऐसा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशा कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें आज काफ़ी किच्छा पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें 200 ग्राम स्मैक व 450 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसको ये लोग बरेली करेली करगहना से खरीद के लाए थे। ये आपस में दोनों। तो अगली खबर भी उत्तराखंड के किच्छा से ही है, जहां पर आपदा की मार से किसान अभी उभरे ही नहीं थे कि जंगल से आए हाथियों ने कई एकड़ जंगली हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें, गन्ने के खेतों को रौंद डाला और कई बाग भी उजाड़ दिए। यह मामला रात का है, जब लोगों को हाथियों की आवाज़ें सुनाई दी। आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी, लेकिन रात में वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। ग्रामीणों की माने तो फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे किसान सदमे में है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना हल्द्वानी में खुल गया है। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में आज डीआईजी कुमाऊं, एसएसपी नैनीताल और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया है। बाल आयोग के निर्देश के बाद बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई है। बच्चों के अभिभावकों और पारिवारिक मामलों को देखते हुए बच्चों के लिए थाने में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां बाल थाने में बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल कूद की सामग्री के अलावा पढ़ाई के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पारिवारिक विवादों का बच्चों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए मित्र थाने में काउंसलर भी बुलाए जाएंगे। ये बाल मित्र थाना कुमाऊं का हमारा पहला बाल मित्र थाना है। तो इसमें जो भी ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बाल आयोग से भी निर्देश है कि इनको जो है एक सामान्य जो आम तौर पे जो थाना होता है इनसे दूर रखे, इनसे अलग तरीके से वो व्यवहार करे। इवन इसमें जो है कुछ सोशोलॉजी साइकोलॉजीज भी हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से कुछ फैमिली मैटर्स आते हैं और बच्चों के मैटर्स आते हैं, तो इनके लिए जो है ये अलग से व्यवस्था, यहाँ खेलने का, किताबें, तो एक इस तरह से जो है बच्चों की तरह इनसे यहाँ व्यवहार किया जाता है। देखिए, कई बार हम लोग देखते हैं थाने पे जो वादी पक्ष होते हैं, कंप्लेनेंट्स होते हैं, शिकायतकर्ता होते हैं, वो थाने पे आते हैं। उनके पास में बच्चे भी होते हैं साथ में। कई बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के तहत भी बच्चे भी पेरेंट्स के साथ में आते हैं। तो थाने का माहौल उनकी मानसिकता पे हो सकता है कुछ प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ता हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हल्द्वानी थाने को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया है, जिसमें हमने बच्चों के बैठने के लिए अलग से उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल सके, बच्चों का साथ मिल सके जब तक कि उनके पेरेंट्स। तो अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बीजेपी विधायक महेश जीना लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक महेश जीना ने ग्रामीण एराड़ी वेस्ट में 2.5 लाख की लागत से बने जनमिलन केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं 19 लाख की लागत से बारात घर का शिलान्यास भी किया। उन्होंने भैड़ गांव में भी 1 किलोमीटर सोलिंग और डमरीकरण का भी शुभारंभ किया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का आभार भी जताया। तो बाजपुर में धान खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने किसानों के साथ राइस मिलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने राइस मिलर्स पर बेवजह किसानों की धान की फसल में कमी दिखाकर धान खरीद को मना करने का आरोप लगाया। वहीं राइस मिलर्स ने सभी किसानों का धान खरीदे जाने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि बाजपुर में धान क्रय केंद्र शुरू होने के बाद लगातार किसानों और राइस मिलर्स में समन्वय सही न होने के चलते समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। किसानों और राइस मिलर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ संयुक्त बैठक की।
बैठक बुलाई थी। इसमें राइस मिलर भी आए हैं, किसान भी आए थे और जितने हमारे पदाधिकारी हैं जो सोसाइटियों के हैं, SMI हैं, सारे इंचार्ज भी आए थे। ये इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, किसानों को दिक्कत थी, तभी बैठक बुलाई गई। SDM महोदय के संज्ञान में थी, तभी उन्होंने अपने स्तर से बैठक बुलाई है, ना कि किसानों ने कहा, खुद बुलाई उन्होंने बैठक। जो दिक्कत थी वो उस पर डिस्कस हुआ है, खुल के हुआ, चर्चा हुई है, राइस मिलर के साथ हुई है, हमारे पड्डा जी थे उनके साथ सबसे वार्ता हुई है। अगर कहीं टेक्निकल जो बातें थी वो उस प्लेटफार्म पे आई हैं निकल के, उसके समाधान के लिए सत्यवान जी मेरे अभी पहले डिबेट दे चुके हैं, वो आश्वासन दे चुके हैं कि किसान का धान है, कुछ तो धान जाएगा कोऑपरेटिव कांटों पे तुल्या है, कुछ धान हमारा SMI में जाता है, कुछ धान हमारा कच्चे आड़तीये में जाता है। कच्चे आड़तीये वाले धान पे कहीं ना कहीं कुछ राइस मिलर ऐसे थे कि जो ट्रालियाँ जाने के बाद उन्होंने किसान के साथ मतलब उस धान को वापस करने की कोशिश की, डिस्कलर कह दिया या कुछ भी कह दिया। उसमें एक नई व्यवस्था निकल के आई है कि वो रजिस्टर एक बनेगा, रजिस्टर एक लगेगा, उसमें उसकी कमी लिखेंगे, उसमें दर्शाएंगे कि क्या कमी थी, किस कारण से हम किसान का धान वापस कर रहे हैं, फिर उस पर कार्रवाई हो, जो भी हो हम इन्हें साथ लेके करेंगे। इसमें 10% राइस मिलर हैं जो व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं, कुछ मतलब कोऑपरेट भी कर रहे हैं कच्चे आड़तीये में, सारे ख़राब नहीं है। और हम तो हमारी गुजारिश है, 10 दिन का सीजन है मात्र किसान का, इसमें थोड़ा धान डिस्कलर भी आएगा, उस पर भी कहीं ना कहीं हर आदमी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो SMI हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे राइस मिलर हो, क्योंकि किसान की कहीं भी गलती नहीं है। ये आपदा आई थी, किसान की गलती नहीं है, धान गिर गया, उसके ऊपर अगर मिट्टी आ गई है तो मिट्टी का वो डस्ट काट सकते हैं, 1 किलो काट लो, आधा किलो काट लो, एक कंप्रोमाइज़ है, ना कि किसान को धक्का देके उसका धान वापस नहीं होगा। अगर किसी किसान का धान ऐसे वापस होगा तो उसका हम विरोध करेंगे, डट के करेंगे। किसान संगठनों और राइस मिलर्स के द्वारा लगातार कई दिनों से कहा जा रहा था कि कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उसको देखते हुए आज एक बैठक की गई थी जिसमें हमारे किसान संगठन के सभी पदाधिकारीगण थे और राइस मिलर्स के जो यहाँ पदाधिकारीगण थे, दोनों शामिल हुए। कुछ मुद्दों पर था कि एक तो आपदा में जो धान प्रभावित हुए हैं उसको लेकर कुछ सोसाइटी में भी दिक्कतें आ रही थी कि कहीं सोसाइटी पे 400 कुंटल 500 कुंटल तौल हो रही, कहीं 100 कुंटल भी नहीं हो पा रही है, और इसके साथ साथ सभी मिलों में बराबर आवंटित नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में जो हमारे सोसाइटी के ADO हैं उनको निर्देशित किया गया है कि एक बार औचक निरीक्षण कर लें सभी सेंटर्स का, और जहां दिक्कत है उसको देख लें, और एक आध दो कांटे की बढ़वाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है बेहतर समाधान। इसी के साथ जो आपदा में धान प्रभावित हुए हैं उसके संबंध में कुछ समस्या आ रही थी। तो खबर हरिद्वार से, जहां पर क्रीड़ा भारती और देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी की ओर से भारतीय शूटिंग टीम के कोच सुभाष राणा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह और भारतीय शूटिंग टीम के कोच सुभाष राणा ने शिरकत की। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती हरिद्वार और देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी की ओर से जीतने वाले बच्चों को सिल्वर और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य से नई नई प्रतिभाएं निकलकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। आज मैं सबसे पहले अपने क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने आज जिन बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर जो हमारे शूटिंग में ये पदक जीत कर लाए हैं, उनको सम्मानित करने का यहाँ पर काम किया है। तो बहुत ही सराहनीय काम है। और साथ में हमारे जो सुभाष राणा जी हैं, जिनकी एकेडमी से ये बच्चे तैयार हुए। तो खबर बाजपुर से है, जहां पर चीनी मिल की भूमि पर 3 करोड़ 33 लाख की लागत से निर्मित हुए मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण खेल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शुक्रवार को करने पहुंचे। आपको बता दें, जिसको लेकर बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के सचिव अतुल पांडे और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मिनी स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। बता दें कि लंबे समय से स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके बाद आज उसका लोकार्पण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लगातार खेल मंत्री अरविंद पांडे से स्टेडियम को युवाओं के लिए खोले जाने की मांग चल रही थी, जिसके बाद आज अरविंद पांडे बाजपुर पहुंचे और उन्होंने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। देखिए, बाजपुर का स्टेडियम बने हुए काफ़ी समय हो गया, और जिनके लिए स्टेडियम बना वो बच्चे अगर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिल्डिंग खंडर होती जा रही थी। तो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी ने सोचा कि इसका
सही समय है कि इसको उद्घाटन करके लोगों को दे दिया जाए। और बच्चे यहाँ पे जो बाजपुर के बच्चे हैं जिनका इस खेल से स्टेडियम से भविष्य जुड़ा है, तो उनके इस्तेमाल में अभी ये समय आ गया है कि इनको इस स्टेडियम को इस्तेमाल में लाया जाए। तो कल विधिवत रूप से इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बलराज पासी जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार जी और सभी यहाँ की जो बाजपुर के सम्मानित जनता है और कार्यकर्ता बंधु। तो खबर नैनीताल से है, जहां पर काला डूंगी मार्ग में स्थित कब्रिस्तान के पास एक शव पेड़ से लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शव की शिनाख्त सोनू हसन के रूप में हुई है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से सोनू गुमशुदा चल रहा था। वहीं पुलिस ने सोनू के पर्स से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। वहीं कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जो मृतक है ये सोनू हसन है। ये 25 तारीख से जो है घर से मिसिंग थे और इन्होंने जो है परसों जो है हमारे यहाँ जो है रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इनकी तलाश की जा रही थी। आज जो है हमें सूचना मिली थी कि जो है एक डेड बॉडी जो है कब्रिस्तान के ऊपर लटकी हुई है। इस सूचना पर हम आए और हमने जो है जो मृतक की जो पहचान की है सोनू हसन पुत्र साकिर हसन के रूप में इनकी पहचान हुई है। और इसमें जो है इनकी जेब से जो है सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ये लिखा है कि किसी का कोई दोष नहीं है और जो है मैं अपनी परेशानियों के कारण सुसाइड कर रहा हूँ। लाश का जो तो दीपावली को लेकर ऋषिकेश का बाजार जो है वो सज चुका है, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग बाजारों में दुकानें सजी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खरीदार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों के चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस दीपावली पर दुकानदारों को काफी उम्मीद थी, लेकिन बाजार में फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में कोई उछाल नहीं नजर आ रही, लेकिन खरीदारों की कमी देख दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।